हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय मुस्कुरा भी रहे होंगे। अभी तक हम राष्ट्रपति टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और उससे संबंधित 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे और टॉपिक था आपका उसके अंदर राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसके अलावा शपथ किस अनुच्छेद में दी हुई है, शपथ से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे वो देखे थे और साथ में प्रश्न तो हमने सॉल्व किए ही थे, उसके अलावा जो प्रश्नों की बारीकियां हो सकती हैं जिसमें हम गलती कर देते हैं। हम जैसे बताया था हमने कि निर्वाचित और मनोनीत नहीं पढ़ते, हम सीधे पढ़ते हैं कि सदस्य, उसी में गलती हो जाती है। इसके अलावा और भी हमने प्रश्नों की बारीकियों पर चर्चा की थी। कार्यकाल देखा था कि कार्यकाल किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त तो हो जाता है तो कितने माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। आज महाभियोग भी देखा था और आज महाभियोग से कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसके बाद और आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करना चाहेंगे। लास्ट के वीडियोस में कुछ ऐसा रिस्पांस मुझे समझ में आया कि आप लोग जैसा YouTube पर ट्रेंड चल रहा है कि प्रश्न उत्तर पढ़ा और आगे बढ़ गए, तो उस टाइप से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, यानी कि एक प्रश्न के साथ आपको जितनी जानकारी देना जरूरी है उतनी जानकारी तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि लास्ट के वीडियोस में ऐसा व्यूज से मुझे समझ में आया। ठीक है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं कभी नहीं बोलता हूं वीडियो को शेयर करने के लिए, लेकिन आप वीडियो को एटलीस्ट शेयर तो कीजिए। इससे आपका तो जो फायदा हो रहा है वो आपको मिल रहा है, लेकिन आपके अलावा उन लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिलेगा जो लोग पूछते हैं कि सर घटना चक्र कहां से मिलेगी, सर घटना चक्र को कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर प्रश्न होते हैं और काफी सारे लोगों के मैंने मैसेज पढ़े कि सर ये टॉपिक कवर हो गया, ये टॉपिक कवर हो गया। कवर होने से होता क्या है? जब तक आप उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या वो प्रीलिम्स में आप उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे? प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जिसके ऑब्जेक्टिव, यानी जिसमें प्रश्न का उत्तर आपके सामने रहता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव 2 से 3 बार लगा लिए तो अगर आप भूल भी जाएंगे ना, तो उसके बाद भी आपको एक ना एक उत्तर ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये उत्तर होना चाहिए। तो प्लीज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी फिर जो पढ़ाई होगी वो पढ़ाई आपको खुद समझ में नहीं आएगी जिस स्पीड से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी आप ऐसी ऐसी चीजें कवर कर लीजिए जिसमें स्कोर होता है, जिसमें मेरिट बनती है। ठीक है, अब चलते हैं। पहले तो आपको कोर्स की जानकारी दे दूं, लिखा हुआ है नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नई नई किताबें, नए नए नोट्स ढूंढने में लगे हुए हैं। तो रक्षा एकेडमी ने जो स्टार्ट किया है, तो प्रीलिम्स का कोर्स लगभग 40 से 45% कवर हो गया है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एप्लीकेशन बोलेगी। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन पर कितने परसेंट प्रीलिम्स का, वो भी नए सिलेबस के आधार पर कोर्स कवर हो गया है। मैं आपको बता दूं तो यूनिट 3 जो प्रीलिम्स की है बिल्कुल कवर है, यूनिट 9 ऑलमोस्ट कवर हो गई है, यूनिट 10 कवर है, यूनिट 6 भी लगभग 60 से 70% कवर है, यूनिट 5 का भी स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे ऐसे करके, और यूनिट 4 के लगभग 17 क्लासेस के नोट्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आप नई नई क्लासें ढूंढ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो आप एक बार रक्षा एकेडमी पर भी आकर देख लीजिए। और एक फ्री कोर्स भी चल रहा है जिसमें जो मैं ये टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करा रहा हूं, या जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां पर आप पहले सेल्फ चेक करो कि आप कितने पानी में हैं, कितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप ये वीडियोस देखें तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव या महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी? मैंने कल महाभियोग से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताई थी, कुछ ऐसी चीजें भी बताई थी जो आप महाभियोग से गलतियां होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मनोनीत सदस्य जो हैं वो कहां भाग नहीं लेते, वो निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन वो महाभियोग प्रस्ताव में भाग लेते हैं। ऐसे ही मैंने बताया था कि 28 राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो निर्वाचक मंडल में तो भाग लेते हैं लेकिन वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह बताना जरूरी है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया गया है। लेकिन जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उसके लिए राष्ट्रपति को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोचो कि महाभियोग लाना है तो पहले राष्ट्रपति को बताओ। लेकिन जब चर्चा होगी तो चर्चा चलाने के से मतलब है कि चर्चा, जब चर्चा होगी चर्चा से पूर्व, चर्चा से 14 दिन पूर्व, आंसर ही मैं बता दे रहा हूं, चर्चा होने से 14 दिन पूर्व आपको यह बताना जरूरी है राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है और आप अपना वकील ढूंढो, ये करो, जो भी आपको करना है वो करो। ठीक है, ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 14 दिन। मैंने आपको इसका उत्तर पहले ही बता दिया है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है कैसी, ये भी मैंने आपको कल बताया था। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है या फिर विधायी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये, जल्दी से आप बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, अर्ध न्यायिक, कार्यपालिका, न्यायिक या फिर विधायी प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है महाभियोग। महाभियोग का जब हम उत्तर शुरू करेंगे तो हम कैसे शुरू करेंगे, यानी कि अगर मेंस में कभी आ गया महाभियोग क्या है, महाभियोग को हम ऐसे ही शुरू करेंगे कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और किस अनुच्छेद में दी गई है, इसका संबंध अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 से है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसी है, आप कमेंट में इसका उत्तर बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं कल अच्छे से समझाऊंगा ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों है। आप लोग ये सोच रहे होंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कुछ रोल है नहीं, किसी का तो इसमें ऐसा कुछ रोल है नहीं जुडिशरी का कि आपको लगे कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आप लोग बताइएगा, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यदि राष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति के साथ कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है कि उसका पद रिक्त हो जाता है, तो कितने दिन पूर्व चुनाव करवा लेने चाहिए, 90 दिन पूर्व, 6 माह पूर्व, 9 माह पूर्व या फिर 1 वर्ष पूर्व। 90 दिन पूर्व, 6 माह पूर्व या फिर जो भी लिखा हुआ है 9 माह या 1 वर्ष में, कितने दिन में चुनाव हो जाने चाहिए। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 6 माह। 6 माह के भीतर उनके चुनाव हो जाने चाहिए राष्ट्रपति के। और जैसा पंचायतों में होता है, पंचायतों में क्या होता है कि जब भी उनका पद रिक्त होता है, किसी भी सरपंच का पद रिक्त होता है, तो जो अगले चुनाव होते हैं वो अगले, अगर मान के चलो 1 साल में पद रिक्त हो गया, 1 साल में अगर पद रिक्त हो गया तो जो अगला चुनाव होगा वो अगले 4 साल के लिए होगा, ना कि 5 साल के लिए। ऐसे ही अगर 2.5 साल में पद रिक्त हो जाता है तो 2.5 साल के लिए होगा अगले चुनाव, ना कि पूरे 5 साल के लिए। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है तो वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव होगा। और एक चीज और, जो आजकल का ट्रेंड है, यानी कि एक नई चीज है, वैसे ऐसे प्रश्न बनते तो नहीं, अगर फिर भी बन गया, एक एग्जाम में आया था ऐसा प्रश्न कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, किस दिन शपथ लेते हैं, किस दिन और किस माह में शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं 25 जुलाई को, क्योंकि 1977 से ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है। जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, एकमात्र भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति हैं, तो आप उनका नाम कमेंट करके बताओ और फिर हम आगे, अगर आपको नहीं आएगा तो हम फिर बता देंगे कि क्या है उन राष्ट्रपति का नाम जो निर्विरोध चुनाव जीते थे। एक और फ्री कोर्स देखिए, फ्री कोर्स है, इसकी कीमत 1 रुपए है। आप चाहें तो बिना पेमेंट किए भी ले सकते हैं। और इसमें पीटी फैक्ट सीरीज है, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज है, जो कि मैं आपको अभी यहाँ टेस्ट सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि यही टेस्ट आप पहले से सॉल्व कर ले, पहले से सेल्फ चेक कर लें, तो आप इनको एक बार चेक कर सकते हो। अब चौथा प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति कर लीजिएगा, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, ऐसी कंडीशन जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, ना तो राष्ट्रपति हो ना उपराष्ट्रपति हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। हमने एक कंडीशन तो पढ़ी थी, हमने एक कंडीशन ये पढ़ी थी कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन हमने अभी ये कंडीशन नहीं देखी कि अगर राष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाता है तो फिर कौन होगा। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इस कंडीशन में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब एक चीज और सपोज करो, राष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है। इस कंडीशन में फिर कौन राष्ट्रपति के पद या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो इस कंडीशन में उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है।
भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। कौन है कार्यपालिका के अध्यक्ष? कार्यपालिका भी मैंने बताई थी अपने यहां। संसदीय शासन प्रणाली या शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक संसदीय शासन प्रणाली होती है, शासन व्यवस्था होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। अगर बात करें संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली की, तो ये कहां से ली गई थी? ये ब्रिटेन से ली गई थी। और इसमें कार्यपालिका, इसकी एक विशेषता है, ये विशेषता बता रहा हूं कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो कि अमेरिका में हो, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार की कार्यपालिका होती है, ऐसा नहीं कि नाम मात्र की अलग और वास्तविक अलग। नाम मात्र की कार्यपालिका का ही प्रमुख है, कार्यपालिका का ही अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद बताता है या किस अनुच्छेद में ये चीज वर्णित है? एक प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है और जब भी प्रश्न पढ़ो तो बहुत पेशेंस के साथ पढ़ो। भले ही एक प्रश्न में 1.5 मिनट लगा दो, 2 मिनट लगा दो, लेकिन वो प्रश्न अच्छे से पढ़ो ताकि गलत ना हो और घर आके अफसोस ना हो कि अच्छे से प्रश्न पढ़ लिया होता। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 52, तीसरा है अनुच्छेद 53 और चौथा है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 तो हमने पढ़ा, अनुच्छेद 52 भी हमने देखा, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 53 में आप लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए। अनुच्छेद 51 भी देखा, अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51A में क्या है। बाकी के 3 जो बचे हुए ऑप्शन है आप कमेंट करके बताओगे। मैं पहले बता चुका हूं इनमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 53, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार या अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां कहां निहित हैं? राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या फिर राज्यसभा की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर करेगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होना चाहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा भंग कर सकता है। अब अगला प्रश्न है 8वां। देखिए 8वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है या किसके द्वारा बुलाई जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जा सकती है? संयुक्त बैठक के बारे में पहले भी कुछ चीजें आपको बता चुका हूं। एक चीज और भी बताई थी मैंने संयुक्त बैठक के लिए कि राज्य स्तर पर किसी भी स्टेट लेवल पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। यानी कि अगर संयुक्त बैठक की बात करें जो अनुच्छेद 108 में दी हुई है, तो संयुक्त बैठक सिर्फ और सिर्फ केंद्र लेवल पर बुलाई जा सकती है, जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। राज्यपाल के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह संयुक्त बैठक बुलाए। और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। जब हमने संविधान संशोधन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो ये चीज भी देखी थी। इसके ऑप्शन पढ़ देते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा। राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं ये आप बताएंगे। मैंने बताया था राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जाती है लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक कभी नहीं बुलाई जाती है। अगर कभी कथन और कारण में या फिर आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है और उसमें लिख दिया जाए कि विधान परिषदों और विधानसभा की संयुक्त बैठक राज्यपाल के द्वारा बुलाई जाती है, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। ठीक है, भारत क्या है? एक गणतंत्रात्मक देश है। इसलिए यहाँ जो राजा होता है या उत्तराधिकारी होता है वो पेट से नहीं होता, वो पेटी से होता है, यानी कि निर्वाचन के द्वारा।
और निर्वाचन प्रणाली क्या कैसी होती है? अप्रत्यक्ष भी हो सकती है और प्रत्यक्ष भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति किस निर्वाचन प्रणाली के आधार पर आता है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ठीक है, इसका पूरा नाम आप लोगों ने बताया भी था। इसका जो सही उत्तर होगा वो भारत के राष्ट्रपति होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? यहां कोई कर लीजिएगा, यहां हल्का सा गलत लिखा हुआ है, वास की जगह वापस कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे जाने का अधिकार दिया गया था? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 39, 40, 42 या फिर 44, 39, 40, 42 या फिर 44। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए 44। और 42 को क्या हमने पढ़ा था? 42 को हम लघु संविधान भी बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। आज के 10 प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त हुए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @रक्षा एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस आधार पर बिल्कुल भी मत पढ़ना कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाएगी जो मेरिट में आपको लेके आए। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं। और नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर आप जो सिलेबस ढूंढ रहे हैं, किताबें ढूंढ रहे हैं, वीडियोस ढूंढ रहे हैं, तो एक बार रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। उसमें काफी सारे ऐसे वीडियोस और पूरा प्रीलिम्स का मैंने आपको पहले ही बताया कि 45 से 50% सिलेबस कंप्लीट है। तो देख लीजिए आप जाके। तब तक के लिए धन्यवाद।